तो कर दी है लेकिन। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। तो आज हम चतुर्भुज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसे हिंदी में कहते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो फटाफट से आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं किसी भी दो चरों के नाम। कोई भी दो चर अपने मन में सोचिए और चैट बॉक्स में लिखिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको पता है चर क्या होते हैं। फटाफट से सभी बच्चे, क्लास में 13-14 बच्चे हैं, सभी का मुझे आंसर दिखना चाहिए। चर, कोई से भी चर लिख लो। अभी तक किसी ने नहीं लिखा, चैट बॉक्स तो ऑन है। एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई। और कोई लिखना चाहता हो अगर एक्स वाई के अलावा कोई भी? इतने सारे चर होते हैं ना, तो कोई से भी चर लिख लो। जेड डब्ल्यू, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और कोई लिखना चाहता है? 13 बच्चे क्लास में हैं, 2 ही बच्चों ने आंसर किया है। सभी बच्चे एकदम क्विक, फटाफट से आंसर करो, तभी तो मुझे पता लगेगा आप लोग क्लास में हो, अटेंटिव हो, बिल्कुल आपका ध्यान क्लास में है। ए एक्स, आर जेड, वाई जेड, वेरी गुड, ए बी, बहुत अच्छे। चलिए, तो इसका मतलब ये है कि आपको सभी को पता है कि चर क्या होते हैं। तो चर होते हैं बच्चों ए से लेकर के जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम चर कहते हैं, ठीक है। चर तो हमने सीख लिया। अब मुझे बताएं तो ये रैखिक, इस रैखिक शब्द का मतलब क्या है? सिर्फ समीकरण, हाँ ठीक है राहुल, आपका भी ठीक है। सी डी, सिर्फ रैखिक सिर्फ समीकरण लिख लेते तो क्या बात नहीं बन पाती? रैखिक लिखने की क्या जरूरत है? तो क्या इस रैखिक शब्द का कोई खास अहम रोल है, कोई खास मतलब है क्या इसका? अगर आपको पता है तो आप जरूर बताएं, नहीं पता है तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं। पता होगा तो आप बताएंगे, नहीं पता होगा तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। मैम जो चर होते हैं वो मतलब बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो रेखिक होते हैं, द्विघाती भी होते हैं, त्रिघाती भी होते हैं। मैम उसमें एक रैखिक भी होता है ठीक है, जिसमें एक होता है मैम। एक होता है, मान ले मैम, जैसे एग्जांपल 2x हो गया मैम, वो एक रेखिक है मैम। वो अगर हम बोले 2x+4x, मैम वो हो गया द्विघाती। ठीक है। आपका, आपने जो बोला वो तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन एग्जाम्पल थोड़े से गलत हो गए कि क्योंकि आपने बोला घाती, तो घाती का मतलब घात है ना, तो उसमें पद नहीं आते। जैसे आपने बोला कि अगर हम करें 2x+4, है ना, तो ये भी एक रैखिक समीकरण ही है, क्योंकि इसमें जो रैखिक का मतलब होता है वो घात से जुड़ा होता है। उससे हमें ये फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर क्या क्या, यहाँ पर लिखो 4y लिख लो, 8z लिख लो, है ना, जमा में 9a लिख लो, तो ये पूरा अभी भी रैखिक ही है। रैखिक क्यों है? क्योंकि इन सभी की घात एक है। किसी भी चर की घात जो है वो एक से बड़ी नहीं हुई, सभी को दिख रहा है यहाँ पर, है ना। तो इसका मतलब ये अभी सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे रैखिक हैं, इसलिए क्योंकि इनकी घात एक है। अगर आप ऐसे लिखते हो, अगर आप लिखते 2x की घात 2 जमा 4, तो ये होता द्विघाती। क्यों? क्योंकि देखो इसमें जो चर है, इसमें जो आपका चर है उसकी जो घात है वो 2 है, ठीक है। तो जैसे आपने कहा द्विघाती, द्विघाती का मतलब घात में कितना होगा? घात में होगा 2। द्विघाती मतलब, द्वि का मतलब 2 और घाती का मतलब घात। तो जिसमें भी चर की घात 2 होगी उसे हम कहेंगे द्विघाती। अगर घात 3 होती तो हम कहते त्रिघाती, है ना। तो ऐसे हम कहते, लेकिन जब घात ना तो 2 है ना तो 3 है, घात सिर्फ एक है, ओनली वन, तो उसे हम कहते हैं रैखिक, ठीक है। तो अभी अगर सभी बच्चों को क्लियर हो चुका है कि रैखिक क्या होता है तो आप वाई टाइप कर दो। अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो, तो रैखिक का मतलब कि घात कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। अब ये घात किसकी घात? तो चर की घात, ठीक है, चर की अधिकतम घात। चर की अधिकतम घात अगर एक है, कितनी होनी चाहिए? एक है, तो उसको आप कहेंगे रैखिक समीकरण। अगर घात 2 होती तो वो रैखिक नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। उसको हम एक घाती तो नहीं बोल सकते, तो एक घाती ना बोलने के लिए उसको हमने रैखिक बोल दिया, लीनियर बोल दिया। अब बताएं समीकरण क्या होता है? ऐसी क्या चीज समीकरण के पास है जो बहुपद और बीजीय व्यंजक के पास नहीं होती? मैम इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई ही आ जाते हैं मैम।
समीकरण एक स्टेटमेंट सी हो जाती है। हाँ वो आपके बहुपद और उसमें भी आएगा, लेकिन एक और चीज है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्या आते हैं इसमें, ठीक है वो उनमें भी आता है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो अगर बहुपद और बीजीय व्यंजक को मैंने दे दी ना तो वो भी समीकरण बन जाएगा। तो वो चीज है, मैं आपको बताती हूँ, वो है बराबर है का निशान। ठीक है, बराबर है का चिन्ह। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी आपके बहुपद हैं, जितने भी आपके बीजीय व्यंजक हैं, उनमें कभी भी हम बराबर है नहीं लगाते। अगर हम बहुपद लिख रहे हैं तो हम लिखते हैं उसको 2x जमा 4y, ऐसे हम उसको लिख लेंगे, हम कभी भी उसमें बराबर है का निशान नहीं लगाएंगे। अगर मैंने अपने बहुपद में या किसी बीजीय व्यंजक में ऐसे बराबर है का निशान लगा लिया और उसके आगे कुछ ऐसा लिख दिया तो ये मेरा समीकरण बन जाएगा। ठीक है, अब ये बहुपद नहीं रहेगा और ना ही ये बीजीय व्यंजक रहेगा, ये बन जाएगा समीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन। इसीलिए समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन कहा जाता है, क्योंकि उसमें इक्वल टू का साइन होता है। तो अभी देखिए हमने इन दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक एक शब्द ये हमने सीख लिया है। एक एक शब्द के बारे में हम जो है वो समझ चुके हैं। तो इसमें से किसी भी शब्द में आपको कोई भी दिक्कत है तो मुझसे पूछे अभी के अभी। ये बराबर है का चिन्ह, ठीक है, इक्वल टू का साइन, ये आपका होता है समीकरण में। चर मतलब ए से लेकर के जेड तक जो भी लिख लो वो आपका चर है। रैखिक मतलब जो आपके ये चर है ABCD से लेकर के जेड तक, इन सभी की घात एक ही होनी चाहिए, एक से बड़ी अगर हो गई तो फिर वो रैखिक नहीं रहेगा। ठीक है, और समीकरण मतलब जिसमें भी बराबर है का चिन्ह आ जाता है वही हमारा समीकरण कहलाया जाता है। अब यहाँ पर ये दो चर लिखा गया है, तो मतलब इस रैखिक समीकरण में कितने चर होंगे? दो चर होंगे। ठीक है, इसमें कितने चर होंगे? दो चर होंगे, आपने बोलना है। देखिए चाहे आप गलत बोलो सही बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जैसे बोला तो हिम्मत रखनी होती है बोलने की, सही गलत का क्या है, हम ही तो है सर, और कौन सुन रहा है आपको? मैं हूँ, आपके दोस्त हैं जो आपके साथ स्कूल में पढ़ते हैं वही तो है, तो इनके सामने आप कैसे शर्माओगे? बोलो खुल के, है ना। सही गलत कोई बात नहीं, बस बोलना है। तो इसमें दो चर होंगे तो कैसे हम इसको लिख सकते हैं? जैसे ये है आपका 4, इसको मैं a लिख सकती हूँ और यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 5y बराबर है 9। अगर मैं यहाँ पर बराबर है का चिन्ह नहीं लगाऊंगी तो ये एक समीकरण नहीं होगा। ठीक है, समीकरण को लिखने का, रैखिक समीकरण को लिखने का एक मानक रूप होता है। कैसा रूप होता है? मानक रूप होता है। आपको जो है वो अपने रैखिक समीकरण को कुछ उस तरह से ही लिखना पड़ता है। अगर आप उसको मानक रूप में लिखना चाहते हो तो वो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि सभी को वैसे ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, इसका मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर है 0। ये किसी भी रैखिक समीकरण का, और किसी का नहीं, द्विघात समीकरण का अलग होगा, त्रिघात का अलग होगा, ये सिर्फ रैखिक समीकरण का मानक रूप है। तो इसको आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। तो यहाँ पर जो a b और c है ये यहाँ पर संख्याएं हैं। ठीक है, ये यहाँ पर चर नहीं है, यहाँ पर ये संख्याएं हैं। तो चर कौन है? चर है सिर्फ x और y। ठीक है, दो चर होने चाहिए, वो हमारे पास x और y है। a b और c के पीछे जो है वो संख्याएं छुपी हुई है। तो अभी अगर आपको इसका मानक रूप समझ आ चुका है कि किसके पीछे कौन छुपा है तो आप y टाइप कर दो। a b c को चर मत समझना, a b c के पीछे हम संख्याएं लिखेंगे और चर हमारे सिर्फ दो है, वो है x और y। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर, ये सारे क्वेश्चन जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं ये आपके प्रीवियस एग्जाम में कभी ना कभी आए हुए हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ भी उठा के हम ले आए हैं, ऐसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं पुराने जो आपके पेपर थे उनमें ये क्वेश्चन आए हुए थे, चाहे 1 नंबर का हो, चाहे 2 नंबर का, चाहे 3 नंबर का, पर ये आए हुए थे। तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि समीकरण 4 बराबर है 5x माइनस 3y। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिख लेती हूँ, 4 बराबर है 5x माइनस 3y। ठीक है, ये आपका समीकरण है। ये कह रहे हैं कि इस समीकरण को आप मानक रूप में लिखो। मानक रूप आप सभी को पता है क्या होगा? ax प्लस by प्लस c बराबर है 0। जब आप इस समीकरण को इस मानक रूप में लिख लोगे उसके बाद आप c का मान बताइए, c का मान बताइए, चलिए बताइए फटाफट से। पहले अपने समीकरण को उस मानक रूप में लिखिए, मानक रूप में लिखने के बाद इसके साथ इसकी तुलना कीजिए। इस वाले की तुलना, जब आप इसको मानक रूप में लिख लोगे इसके साथ उसकी तुलना करना, और जो सी की जगह पर आएगा वही आपके सी का मान होगा। तो कोशिश करें समझ, ठीक है। मैम -4।
ठीक है, बहुत अच्छे, आपका आंसर ठीक आ रहा है बिल्कुल। तो देखते हैं कैसे इसका आंसर -4 आ रहा है। तो हमने इसको इसके मानक रूप में लिखना था, तो यहाँ देखो ये था 4 बराबर है 5x माइनस 3y। अगर मैं अभी इसको भूल जाऊं, अगर मैं अभी के लिए इसको भूल जाऊं, तो मुझे दिख रहा है कि ये तो मानक रूप में ही है। ये है मेरा ax प्लस बी वाई। अब यहाँ पर फर्क क्या है? तो फर्क यहाँ पर सिर्फ इतना है कि b की जगह पर यहाँ पर 3 नहीं है, b की जगह पर यहाँ पर -3 है। ठीक है, बस इतना सा इस पे फर्क है, लेकिन ये है अपने मानक रूप में ही। तो यहाँ पर अगला यहाँ पर आना चाहिए था जमा में c और बराबर है में 0, लेकिन इसके जमा में कोई c नहीं है और इसके बराबर है कि उस पार भी 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये 4 जो है वो बराबर है कि इस तरफ आना चाहिए, वो हमारे c की जगह पे लिखा जाएगा। तो अगर मैं इसको इसके मानक रूप में बदलूं तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 5x माइनस 3y, और 4 यहाँ पर जमा का था, इसके पास जमा का निशान था, ये यहाँ पर पॉजिटिव था, बराबर है कि उस पार अगर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये पॉजिटिव था, जमा का निशान इसके पास था, क्योंकि इसके साथ कुछ लिखा ही नहीं था। अगर ये माइनस का होता तो इसके पास ऐसे माइनस लिखा होता, और इसके पास तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसका मतलब ये जमा का है। तो अगर ये बराबर है कि उस पार जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, और बराबर है कि अब यहाँ पर 4 तो है नहीं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 0, क्योंकि 4 को तो हमने वहां भेज दिया, तो 4 की जगह पे कौन बैठेगा? 0, क्योंकि बराबर है लगाना तो सबसे जरूरी है। अगर आप इक्वल टू ही नहीं लगाओगे तो ये समीकरण कैसे कहलाया जाएगा? तो ये आपने इसको इसके मानक रूप में लिख लिया है। अब कंपेयर कर लो, तो a की जगह पर 5 है, b की जगह पर है -3, और c की जगह पर है -4। ठीक है, याद रखें कि c की जगह पर 4 नहीं है, c की जगह पर -4 है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर आया ऑप्शन नंबर डी -4। तो अभी इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट है तो पूछे, क्योंकि ये आपके पहले एग्जाम में आए हुए हैं। मैं नहीं चाहती कि आप इस क्वेश्चन में डाउट लेके रखें अपने मन में। अगर समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो, नहीं समझ आया तो एन टाइप कर दो। सभी बच्चे करें, क्लास में 12 बच्चे हैं, सभी को मुझे आंसर आना चाहिए। विशु का आंसर आ गया है, प्रीति अनु का आंसर आ गया है, जया, राहुल, दीपा, सीमा का आंसर आ गया है। ठीक है, सभी बच्चे आंसर दें चैट बॉक्स में। अंजू का आंसर भी आ गया है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर दें। अभी भी बहुत से बच्चे रहते हैं, जैसे कि भवित, अंतिम, जतिन, भूमि, निखिल, हर्ष, राहुल। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ऐसे आपको एक और क्वेश्चन आने वाला है आगे, वो भी आप इसको ऐसे सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर आपको समीकरण दिया गया है 6x, 6x जमा 7। इसकी आपने तुलना करनी है दोबारा से मानक रूप से ही, तो इसकी भी आपने तुलना करनी है ax जमा by जमा c बराबर है 0 से, और आपने यहाँ पर a का मान बताना है। मैम 6 है का मान। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ए का मान यहाँ पर आएगा 6। क्यों आएगा 6? चलो तो पहले इसको लिखते हैं, पहले इसको इसके मानक रूप में लिख लेते हैं। तो मानक रूप था ax जमा by जमा c बराबर है 0। तो ax के जगह पे तो 6x है, क्योंकि हमको दिख रहा है x है दोनों के पास, तो यहाँ पर तो आ गया 6x। अब 7 के पास कुछ भी नहीं है, तो आप इसको 7y नहीं लिखेंगे, क्योंकि 7 के पास कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये c की जगह पे आएगा, क्योंकि जो यहाँ पर आ रहा होता उसके पास तो y होता ना, तो इसका मतलब 7 आएगा c की जगह पर। इस by की जगह पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0y। ठीक है, क्योंकि 0y का अगर आप इसको सॉल्व कर लो तो वापस से आपको 6x प्लस 7 ही मिल जाएगा, क्योंकि 0 में y की गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। 6x और 7 में 0 को जोड़ेंगे तो 6x प्लस 7 ही आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0y, और बराबर है के बाद क्या लिखेंगे? तो बराबर है के बाद इनके पास कुछ नहीं है, तो बराबर है के बाद भी 0। तो अब देखिए, a की जगह पर 6 है, b की जगह पर 0 है, और c की जगह पर 7 है। हमसे पूछा गया था a का मान, तो हमारे पास a का मान आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि 6। ठीक है, तो a बराबर है 6। अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप उसी वक्त कह देना कि मैम रिपीट कर दो। ठीक है, अभी बताएं, अगर आपको ये समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो। सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको कंपेयर करना आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं।
अगर आप कंपेयर करना एक बार सीख गए तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का है कि x जमा 2y जमा 6x प्लस 2y बराबर है 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात करने हैं आपने। ठीक है, 4 अलग अलग हल। मैम समझ में नहीं आया, मतलब क्या करना है मैम? इस क्वेश्चन में, यस मैम, दूसरे क्वेश्चन में? इस वाले में। हाँ, वो मैं भी समझा रही हूँ, वो भी हम समझ रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको पूछा गया है कि x प्लस 2y बराबर है 6 के 4 अलग अलग हल आपने निकालने हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी समीकरण के कोई हल है, मान लो ठीक है, एक बार फिर से मैं लाइन रिपीट करती हूँ कि किसी भी समीकरण के जो हल होते हैं, ठीक है, ध्यान से सुने, किसी भी समीकरण के जो हल होते हैं वो x और y की ही वैल्यू होती है, x और y का मान होता है। ठीक है, उसकी वैल्यू होती है, पर कैसा वाला मान? सारे मान हल नहीं होते, सभी के सभी मानों को हम हल नहीं कहेंगे। तो कौन सा मान हल कहलाएगा? सिर्फ वो मान। ठीक है, x और y का, फिर से इसको यहाँ पे चाहे मैं लिख लेती हूँ, आप इसको अपनी कॉपी पे लिख लो। x और y का सिर्फ वह मान जिसे समीकरण में रखने पर, ठीक है, जिसे अगर हम समीकरण में रखते हैं, समीकरण में रखने पर लेफ्ट हैंड साइड, बताती हूँ लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। RHS, H का मतलब हैंड और S का मतलब साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हाथ की तरफ वाला, और राइट हैंड साइड मतलब राइट हाथ की तरफ वाला, बराबर हो जाए। ठीक है, एक्स और वाई का वह मान जिसे समीकरण में रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए, वही समीकरण का हल कहलाया जाएगा, या फिर वही समीकरण का हल होगा, समीकरण का हल होगा। जिनको राइटिंग थोड़ी समझ में नहीं आ रही उनके लिए मैं रिपीट कर देती हूँ कि x और y का सिर्फ वही मान जिसे अगर हम समीकरण में रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाएंगी, वही समीकरण का हल होगा, बाकी कोई मान उसका हल नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने ये चीज लिख ली है तो y टाइप कर दीजिए, इसको फिर हम समझते हैं। अगर आपने इसको लिख लिया है तो फटाफट से y लिख दो कि x और y का सिर्फ वही मान जिससे क्या होगा, हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाती है, उसी को हम समीकरण का हल जो है वो कहते हैं। बाकी अरे गहरे मान को हम कोई हल नहीं कहेंगे, हल तभी होगा जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी। मान लो आपके पास एक समीकरण है, आपके पास एक समीकरण है 9x जमा 5y बराबर है 15। मैंने कहा कि x का मान यहाँ पर 2 है और y का मान यहाँ पर 3 है। ठीक है, मैंने कहा कि x का मान 2 है, y का मान 3 है, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है कि x का मान 2 हो सकता है, y का मान 3 हो सकता है, पर क्या ये इसका हल होगा? क्या ये इसका हल होगा? ये मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए मैं क्या करूंगी, इस समीकरण में x की वैल्यू डाल दूंगी, x का मान डाल दूंगी और यहाँ पर y का मान भी डाल दूंगी। तो 9 का 9 आएगा, 9 x के साथ गुणा कर रहा है तो यहाँ पर गुणा का निशान लगा दीजिए। x का मान 2 है तो x की जगह पे 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 का 5 हम लिखेंगे और यहाँ पर y है, 5 y के साथ गुणा हो रहा है तो गुणा का निशान लगा लो। y का मान 3 है तो y की जगह पे हम 3 लिखेंगे। x का मान 2 था तो x की जगह पे मैंने 2 लिखा और y का मान 3 था तो y को मैंने 3 लिख दिया। और बराबर है कितना आया? बराबर है आया 15। इसको सॉल्व करो, 9 दूनी 18, 5 3 15 बराबर है 15। जोड़ दो, 18 में 15 को हम जमा कर देंगे तो 8 9 10 11 12 13, 3 हासिल 1 23, 23 बराबर है 15। तो
जो आपकी बराबर है कि इस तरफ वाली साइड होती है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड। तो क्या ये दोनों बराबर आई? बताएं, क्या दोनों बराबर है? क्या 23 और 15 आपस में कभी बराबर हो सकते हैं? नो Yes or no? मैम। नहीं हो सकते। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैम बराबर। 23 नहीं आएगा, 33। ओ सॉरी, 33। चलो यहाँ पे 33, पर फिर भी ये बराबर नहीं है ना? तो 33 और 15 बराबर आपस में नहीं है, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने जो मान लिया 2 और 3, ये हमारे समीकरण का हल नहीं है। ये हमारे समीकरण का हल नहीं है। ये हमारे समीकरण का हल कब होता? अगर यहाँ पर भी 15 आता और यहाँ पर भी 15 ही आता, तब हम कहते कि ये जो मान है ये इस समीकरण का हल है। अदरवाइज कोई इस समीकरण का हल नहीं होगा। ठीक है, 2 और 3 इसका हल नहीं होगा। तो इसका हल कौन होगा? तो बहुत लंबा जाएगा वो, उसको बाद में हम करेंगे। अभी आपको बस इतना समझ आया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर कैसे होती है? मतलब आपको खुद दिख जाएगा कि हाँ दोनों बराबर आ रही हैं। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व, फिर देखते हैं। अगर आपको कोई इसमें डाउट होगा, कोई दिक्कत होगी, तो आप मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो पहले इसको मैं मिटा देती हूँ यहाँ पर। तो वैसे आपको यहाँ पर लिखा गया है कि आपने क्या करना है, x प्लस 2y-6 के 4 अलग अलग हल आपने ज्ञात करने हैं। तो हल ज्ञात करना कोई मुश्किल नहीं होता। आपको हर बार जो है वो ऐसे चेक नहीं करना पड़ेगा कि इसको अच्छा 1 ले लो, अच्छा इसको 2 ले लो। ऐसे आप चेक करते रहोगे तब तो आपका हल निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने यहाँ पर सिंपल सी चीज करनी है, आपने मानना है, आपने लेट करना है। ठीक है, मानना है। तो आपने किया कि मान लो, हमें नहीं पता कि ये इसका हल है कि नहीं, पर हमने किया कि मान लो x जो है वो 2 के बराबर है। आप यहाँ पर इसको 0 भी मान सकते हो, 1 भी मान सकते हो, पर मैं इसको यहाँ पर 2 मान रही हूँ। ठीक है, अपनी मर्जी होती है सबकी, जो भी आप इसको मानना चाहो। मान लो मैंने x को मान लिया यहाँ पर 2, तो यहां से अब मैं y का मान ज्ञात करूंगी। ठीक है, यहां से मैं क्या करूंगी, यहां से मैं y का मान ज्ञात करूंगी। तो x, पहले समीकरण लिख लो अपना अपना। मैंने लिख लिया 2y बराबर है 6। अब कुछ बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि x2 कहां से आया? तो ये अपनी मर्जी से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम अपनी मर्जी कर सकते हैं जब हमने इसका मान लिखना हो। ठीक है, अपनी मर्जी से मैंने इसको 2 लिखा, ये वाली चीज। उसके बाद अपनी मर्जी नहीं करेंगे, उसके बाद हमें इक्वेशन के हिसाब से, समीकरण के हिसाब से ही चलना होगा। बस पहली चीज जो हमने मानते हैं वो हम अपनी मर्जी से मान लेते हैं। अब आगे इसको करें तो x की जगह पे मैंने 2 माना है, तो x की जगह पे अब मैं 2 लिखूंगी, जमा 2y। ठीक है, 2y का 2y ही आएगा क्योंकि प्रश्न में है, बराबर है 6। ये भी ऐसे कैसा ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ से x का मान तो 2 मान लिया था, पर हमें y का मान भी तो चाहिए। तो यहाँ से अब हम y का मान ज्ञात करेंगे। तो 2y को 2y लिख के रखिए। और ध्यान रहे, जब भी आप यहां से किसी चीज को बराबर है कि उस पार लेके जाते हो, तो पहली बात तो ये सभी को पता है कि इसका चिन्ह बदल जाता है ना। पहली बात तो ये है कि चिन्ह इसका बदल जाएगा। दूसरी बात जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि जब बराबर है कि इस पार पहले से ही कोई बैठा हुआ है, कोई भी अंक हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी हो, तो वो बराबर है के साथ ही रहेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कहाँ गलती करते हैं। कुछ बच्चे इसको ऐसे लिखेंगे 2y बराबर है 2-6, तो ये गलत है। बराबर है के साथ कौन बैठा है? बराबर है के साथ 6 है, तो आप 6 को इससे दूर नहीं करोगे। बराबर है के बिल्कुल बाद में 6 है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल बाद में 6 ही आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी बिल्कुल बाद में 6 ही आना चाहिए। और ये जो बराबर है कि उस तरफ से इधर को आ रहा है, वो 6 के पीछे जाएगा ऐसे। ठीक है, वो 6 की जगह पे नहीं आएगा, 6 नहीं, 6 को वो नहीं हिला सकता। बराबर है के बाद में 6 है तो 6 ही लिखना है। 2 आपका इधर आएगा, तो 2 आपका इधर आ जाएगा। कौन सा चिन्ह लेके आएगा तो बताइए? यहाँ पर ये मैम जमा का माइनस है, का। यहाँ पर मैम हो जाएगा माइनस। ये माइनस का। ठीक है, तो कर दीजिए इसको माइनस। तो यहाँ पर आ गया 2y बराबर है 6 में से 2 गए तो आता है 4। और इसको मैं आगे ही सॉल्व करती हूँ। तो अभी भी यहाँ पर 2 और y है, पर मुझे सिर्फ y का मान चाहिए, तो y को भी अकेला छोड़ दो। y को मैंने अकेला छोड़ दिया। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 2 और y आपस में क्या हो रहे हैं, जमा, माइनस, गुणा, घटाव, प्लस माइनस, गुणा या फिर भाग। मैम गुना। हाँ, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, गुना हो रहे हैं। मतलब क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ये जमा, माइनस या भाग हो रहे होते तो हमें दिख रहा होता, दूर से दिख रहा होता है ना। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो ये गुणा हो रहे हैं। अगर 2 यहाँ पर y से गुणा हो रहा है तो बराबर है कि उस पार जाके क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा।
तो y बराबर है 4/2, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, या फिर आप इसको लिख सकते हो 4/2। ठीक है, भाग लिखना भाग लिख लो, बटे में लिखना बटे में लिख लो, काट दो इसको अब। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो y हमारे पास कितना आ गया, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। किसके लिए, कब y की वैल्यू हमारे पास 2 आई, जब हमने x की वैल्यू को 2 माना था। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब हमने x को 2 माना तो कॉमा करके y भी कितना आया, y भी हमारा 2 आया। और ये आपका हल होगा ही होगा, आप इसको नहीं कह सकते कि हल नहीं है, ये आपका हल होगा, इसकी हम गारंटी ले सकते हैं, क्योंकि हमने बकायदा यहाँ पर इसको पुट किया था, माना था 2 है, और अंत में भी 2 ही, मतलब कि हमारा आंसर कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई। पर अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा, आपको नहीं लग रहा कि ये हमारा हल है कि नहीं, तो चेक करेंगे, कैसे कैसे हम चेक करेंगे, इस x के मान 2 को और y के मान 2 को हम इस समीकरण में वापस से डालेंगे। ठीक है, समीकरण था हमारा x जमा में 2y बराबर है 6, तो हमने x की वैल्यू यहाँ पर 2 मानी थी, 2 मानने पर y की वैल्यू भी 2 आई थी, तो हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो x 2 है तो x की जगह पे 2 लिख लो, जमा 2, यहाँ पे गुना होगा, y का 2 है तो y को भी 2 लिख दो, बराबर है यहाँ पर इस जगह पे 6 है तो 6 लिख दो। ठीक है, 2 का 2 आएगा, 2 दूनी 4 होता है, बराबर है 6, ये नीचे का उतरता रहेगा, 4 में 2 जोड़ो तो 6 आ जाएगा, 6 बराबर है 6। तो यहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर हो चुकी है किसके, राइट हैंड साइड के। तो मतलब इस समीकरण का पहला हल कौन हुआ। तो लिखना कैसे है वो भी आप ध्यान से सीख लें, क्योंकि अगर आपको लिखना आएगा तो ही आप इसको अच्छे से कर पाओगे, लिखना नहीं आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले जो लिखा जाता है वो x होता है, कॉमा के बाद जो लिखा जाता है वो y होता है। ठीक है, तो इसका जो पहला हल है वो है 2,2, मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2। ठीक है, ये हमारा पहला हल आ गया। चलिए अब यहाँ से आप दूसरा हल निकालेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि हम x को क्या मान रहे हैं, x को जो हम मानेंगे उसके बाद आप y क्या आ रहा है वो आप मुझे बताएंगे सभी बच्चे चैट बॉक्स में। ठीक है, अभी आप खुद से मत मानना, मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको मानिए। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि x बराबर है 1। चलिए अब बताएं, अगर x 1 है और आपका समीकरण है x जमा 2y बराबर है 6, तो यहां से मुझे आप y का मान ज्ञात करके बताएं कि y कितना आ रहा है। मैम 5/2। ठीक है, वेरी गुड, बाकी बच्चे भी करें। और अपनी कॉपी दिखाएं, कहां पे आपने इसको सॉल्व किया। अपनी कॉपी दिखाएं, कहां पे आपने इसको हल किया। कि जब x की वैल्यू 1 थी, x का मान 1 था, तो y की वैल्यू कितनी आई, y का मान कितना आया, वो आपने कहाँ हल किया। ठीक है, भूमि अपना आंसर बता रही हैं, x 1 2y 6 माइनस 1 5/2। ठीक है, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और कोई जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हो, अगर कोई ऐसा है जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहता है तो अपना हैंड रेज कर लो, तभी हम आपका वेट करेंगे, नहीं तो हम क्लास को आगे बढ़ा देंगे, नहीं तो इससे क्या होता है बहुत टाइम चला जाता है ना। तो अगर कोई है ऐसा जिसने इसको सॉल्व कर लिया और हैंड अपनी नोटबुक दिखाना है तो हैंड रेज करो। ठीक है विशु, आप अपनी अपना आराम से क्वेश्चन सॉल्व करें और अपनी नोटबुक मुझे दिखाएं। बाकी के बच्चे भी अगर कोई है जो नोटबुक दिखाना चाहते हैं तो हैंड रेज कीजिए। अच्छा, जो जो भी बच्चे क्लास में अटेंटिव हैं, जिन्हें मेरी आवाज आ रही है, जो क्लास को ध्यान से सुन रहे हैं, वो हैंड रेज करो। सिर्फ 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब कर रहे हैं धीरे धीरे। तो 3 बच्चे शायद ऐसे हैं जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही होगी।
तो क्लास में ध्यान दिया करें, ठीक है। हाँ, अभी आप हैंड रेज नीचे हैंड अपने डाउन कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से बोले जा रही हूँ, आप लोग पता नहीं सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, है ना। चलिए, तो अभी बता रहे हैं अपना आंसर 6 - 1, ठीक है, वेरी गुड विशु, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। तो ठीक है, दोनों का आंसर बिल्कुल ठीक था। इसका आंसर आ रहा है 5/2। तो करते हैं कैसे 5/2 आ रहा है, और क्या ये हमारा हल होगा या नहीं, ये भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, और 2y का 2y लिख दिया, और 6 का 6 लिख दिया। अब यहाँ से हमने y की वैल्यू को निकालना है, तो 2y को पहले हम अकेला छोड़ेंगे, पहले इसको वहां ले जाएंगे, तो 6 - 1 यहाँ पर जमा का था, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब हमने y की वैल्यू लिखी यहाँ पर 2y, तो आ गया 5। यहाँ पर से y को अकेला छोड़ दो, तो ये आ जाएगा 5, और ये 2 चला जाएगा इसके बटे में, 5/2। तो मतलब x को जब हम 1 लिखेंगे तो y हमारा 5/2 आएगा, ठीक है, 5/2 आएगा। पर क्या ये इसका हल है? क्योंकि हमने इसको ऐसे बिल्कुल मान मान के निकाला है, तो उम्मीद यही है कि ये इसका हल होगा, पर फिर भी हम एक बार चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, x के मान को और y के मान को वापस से जो है वो समीकरण में डाल दो। तो x की वैल्यू 1 है, तो 1 आ जाएगा, और 2 का 2 रहेगा, और y की वैल्यू आ जाएगी 5/2, ठीक है। और बराबर है कि उस पार 6 है, तो इसको 6 का 6 हम लिखते जाएंगे, ठीक है। अब 1 का तो 1 आ जाएगा, जमा 2 × 5/2 यहाँ पर हो रहा है, तो इस 2 से ये 2 कट सकता है, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट सकता है ना। क्या बच गया? सिर्फ 5, बराबर है 6 यहाँ पर आ गया। अब 5 में 1 जोड़े तो आ जाएगा 6, और बराबर है में पहले से 6 परे था, मतलब ये हम इसको राइट हैंड साइड को नीचे उतारते जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है, इसका मतलब ये भी इसका हल है। तो दूसरा हल हमारे पास आ गया 1, 5/2। 4 हल निकालने को बोले हैं, पर हम 3 ही निकालेंगे, तो तीसरा हल आप लोग निकाल लीजिए, जैसे भी आप निकालना चाहते हो, जैसे भी आपको ठीक लगता है। x की वैल्यू कुछ भी ले लो, और उसके बाद y की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, ठीक है। फिर मैं उसको चेक करूंगी कि क्या आपका हल सही है। तो फटाफट से बस एक आखिरी हल है, जो बच्चा सबसे पहले निकाल लेगा, चैट बॉक्स में लिख लेगा, उसके हल को हम चेक करेंगे, फिर क्लास को हम आगे बढ़ा देंगे। बेटा अगर आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही, तो एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ से स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है आपकी तरफ से, तो डेटा भी ऑफ करें, फिर ऑन करें, और उसके बाद क्लास को ज्वाइन करें। समीकरण आपका है x जमा 2y बराबर है 6। x को अब क्या मानना है, कितना मानना है, कैसे मानना है, आप पे डिपेंड है, अब जितना मर्जी मानो, बस मुझे एक्स वाई की एक वैल्यू बता दो, फिर हम उसको चेक करेंगे कि आपका आंसर सही आया या नहीं। सभी बच्चे कोशिश करें। अब दिख रही है, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। अगर आपको स्क्रीन दिख रही है, तो आपको मैंने क्वेश्चन अभी दिया कि अब आप एक हल अपने आप से निकालें, ठीक है। एक हल जो है वो इसका आप खुद निकालें, 2 हल हम इसके निकाल चुके हैं, तीसरा हल आप निकालो। एक्स को कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से, जो आप एक्स को मान रहे हो, फिर उसकी मदद से वाई की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तब तक के लिए मैं बस इसको ऐसे लिख लेती हूँ। इसे नोट मत करना अभी, ये मैंने अपने लिए लिखा है। आप लोग अपना आंसर निकाल के मुझे चैट बॉक्स में बता दो। बेटा माइक ऑफ करें, भव्य छदब का माइक ऑन है। आप अपना आंसर चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं। जो एक्स की वैल्यू आएगी उसको पहले लिखना, कॉमा करके, जो वाई की वैल्यू आएगी उसको बाद में लिखना, ठीक है। फटाफट से करें, कोई भी एक बच्चा अपना आंसर दे दे। भूमि, विशु, प्रीति, अनु, राहुल, अंजू, विक्रम, जतिन, अंतिम, प्रिंस, नित्य, भवित, जया, सीमा, आत्माराम जी के नाम से शायद निधि, ऐसा मुझे याद आ रहा है, बाकी आपका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, सॉरी। x + 2 = 6 3 बराबर है
आपने x को 3 माना, ठीक है, 2y6, ठीक है। आपका आंसर भी ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो करते हैं, इस आंसर को देखते हैं और इसको चेक भी हम करते हैं कि ये सही है या नहीं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने x की वैल्यू को यहाँ पर माना है 3, तो इसको हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। 3 बराबर है 3 जमा ये जो भी लिखा है यहाँ पर, ठीक है। फिर 2y है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 3, क्योंकि इसको मैंने उस पार भेज दिया। 6 में से 3 को माइनस किया तो आ गया 3। 2y बराबर है 3, और y की वैल्यू निकाले तो आ जाएगा 3/2। ये नहीं कर सकता, तो हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 3/2 ही रहेगी। तो x हमारे पास है 3 और y है 3/2, और y है 3/2। करते हैं चेक, देखते हैं हमारा आंसर सही है नहीं। तो इसको डालेंगे हम इक्वेशन में, अपने समीकरण में। समीकरण था x जमा में 2y बराबर है 6। x की जगह पे हम लिखेंगे 3 और y की जगह पे हम लिखेंगे 2 गुणा 3/2 बराबर है 6। 3 का 3 ही रहेगा, 2 से 2 फिर कट गया, और 3 का 3 फिर से यहाँ आ गया, तो ये आ गया 3 जमा 3 6 बराबर है 6। तो मतलब ये भी इसका एक हल है, ठीक है। तो x बराबर है 3 और y बराबर है 3/2, ये भी इसका एक हल है। तो लिख देते हैं यहाँ पर अपनी लिस्ट में 3 और 3/2। तो ऐसे जो है वो आप हल निकाल सकते हैं किसी भी समीकरण का। आपने क्या करना है, x की वैल्यू को कुछ ना कुछ मानते जाना है, और y की वैल्यू आपके पास खुद निकल के आएगी। अगर आपको लगता है कि आपके y की वैल्यू सही आ रही है या गलत आ रही है, चेक करना है आपने, तो चेक करने के लिए अपने दोनों के जो मान है वो समीकरण में लिख देना। और अगर आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गए, तो इसका मतलब आपका जो हल है वो बिल्कुल ठीक है। अगर वो बराबर नहीं आ पाए, तो मतलब कहीं ना कहीं आपसे कोई गड़बड़ हुई है। तो अभी बताएं, समीकरण के हल निकालना आप सभी को समझ आ गया? अगर समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए फटाफट से। सभी बच्चे करेंगे, जिसको भी समझ आ चुका है समीकरण के हल जो है वो कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। आलेख वाला हम बाद में करेंगे, इससे पहले आगे वाला कर लेते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है कि बिंदु 4,1। अब देखो, जिसको पता होगा कि x कहाँ लिखते हैं y कहाँ लिखते हैं, वो तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपका टेस्ट है। अब बिंदु है 4,1, आपने बताना है कि ये किस समीकरण को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का मतलब भी वही है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। चलिए तो बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से किस समीकरण को 4,1 बिंदु जो है वो संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई कैसे करेगा? जिस भी समीकरण में 4 और 1 भरने पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, मतलब उसने उसको क्या कर दिया, संतुष्ट कर दिया। ठीक है, सभी बच्चे करें और अपना आंसर चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर A B C D, कोई सा भी ऑप्शन जो आपके हिसाब से लगता है कि ठीक है। ठीक है, इनका कहना है A, बाकी बच्चे भी बताएं। इनका कहना है C, सभी बच्चे बताएं। B। देखो सारे ऑप्शन आ चुके हैं, एक ने कहा A, एक ने कहा B, एक ने कहा C, एक और ने कहा C। तो करते हैं सॉल्व। पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कहाँ लिखा गया, तो मुझे आप बताएं कि इन दोनों में से x की वैल्यू कितनी है। मैम x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1। ठीक है, देखिए यहाँ पर, क्योंकि सबसे जो पहले लिखा जाता है इस कॉमा के वो होता है x, और जो बाद में लिखा जाता है वो होता है y। तो यहाँ से हमें पता लग गया x 4 है, y 1 है, एक ने कहा D। चलो देखते हैं क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो बहुत ही अलग अलग आंसर सभी बच्चों के आए हैं। तो पहले ऑप्शन नंबर ए को ही हम ले लेते हैं। मैंने अपना ऑप्शन नंबर ए लिया। ऑप्शन नंबर ए का जो मेरा समीकरण था वो कुछ इस तरह का था, x जमा 2y बराबर है 5। तो मैंने क्या करना था, मैंने यहाँ पर x और y की वैल्यू को पुट करना था। x मेरे पास 4 है, y मेरे पास 1 है, तो x को मैंने लिख दिया 4,
और y 2 का 2 यहाँ पर आएगा, गुणा कर रहा है y से तो गुणा ही करेगा। y का मान यहाँ पर 1 है तो 1 यहाँ पर हम लिखेंगे, बराबर में है 5। तो करते हैं इसको सॉल्व। 4 और ये आपका 4 है, 4 का 4 जमा में 2 एकम 2 बराबर है 5। ठीक है, मतलब ये 5 के बराबर यहाँ पर आना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर आ रहा है 6 बराबर है 5। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही नहीं है, क्योंकि इसने इसको सेटिस्फाई नहीं किया। अगर ये इसको संतुष्ट कर रहा होता तो आपके उत्तर में यहाँ पर 5 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? 5 बराबर है 5, लेकिन यहाँ पर तो 6 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी है आपका x जमा 2y बराबर है -6। ठीक है, तो इसमें भी डाल दीजिए वैल्यू। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू है 1, 2 एकम 2 बराबर है -6 के। इसको नीचे को सॉल्व करते जाएं। ये वाला आपका आंसर नहीं होता, इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, इसको बस नीचे उतारते जाओ। ये बस एक चेक करने का जरिया है और कुछ भी नहीं। इसको सॉल्व मत करना, ऐसा मत करना कि इसको बराबर है इस तरफ ले गए और सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना। लेफ्ट हैंड साइड अलग से हल होती है और राइट हैंड साइड अलग से हल हो रही है। ठीक है, तो ये -6 का -6 ही है। 4 जमा 2 बराबर है -6, 4 में 2 जमा करेंगे तो आ जाएगा 6, ये है -6। तो ये बराबर नहीं है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा बच्चों सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 6 आ रहा था। अगर यहाँ पर माइनस का 6 आ रहा होता तो जरूर हम इसको कहते कि हाँ ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो चुका है। तो अभी हम देखते हैं अपना ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखो, ये हमारे पास है x जमा 2y बराबर है 6। तो x की जगह पे हम लिखेंगे 4 और 2 गुणा 1, क्योंकि y की वैल्यू है 1, बराबर में है 6। तो यहाँ पर आ गया 4 जमा 2 बराबर है 6, 4 में 2 जोड़ो तो आ जाएगा 6 बराबर है 6। तो यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल यहाँ आ चुकी है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी था x प्लस 2y बराबर है 16। तो x की जगह पे 4, 2 गुणा में 1 बराबर है 16 और 4 का 4, 2 का 2 बराबर में है 16। 4 जमा 2 कितना आ जाएगा? 6 बराबर है 16। तो ये भी बराबर नहीं है। ठीक है, 6 और 16 भी आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी इसका हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो जिन बच्चों ने सी बोला था, आई थिंक सीमा एंड भूमि, तो आपका बच्चों आंसर ठीक है। बाकी बच्चों ने थोड़ा थोड़ा सा गलत कर दिया है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बोला था बच्चों आपका ठीक था, लेकिन साइन की गलती थी, साइन यहाँ पर माइनस का था। ठीक है, तो ये माइनस वाला नहीं होगा। अभी बताएं, अभी इस क्वेश्चन में किसी का भी कोई डाउट है तो पूछे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर क्यों है, तो वाई टाइप कर दो। कोई भी डाउट है तो अभी के अभी मुझसे पूछो। ठीक है, बस आपने लेफ्ट हैंड साइड देखनी है। जब भी आपको हल की बात की जाए, संतुष्ट करने की बात की जाए, कुछ भी कहा जाए, तो बस लेफ्ट हैंड साइड देखा करो और राइट हैंड साइड देखा करो। अगर वो बराबर बराबर आते हैं तो मतलब उसका हल है, उसको संतुष्ट कर रहा है। अगर नहीं आते हैं तो नहीं कर रहा, नहीं इसका हल है। ठीक है, तो बस इसके इतने क्वेश्चन थे। तो अभी हम कर लेते हैं आलेख वाला क्वेश्चन, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया गया है और आपसे आपसे कहा गया है कि इस समीकरण के लिए एक आलेख जो है वो आपने खींचना है, एक ग्राफ जो है वो आपने बनाना है। तो आपके जो समीकरण है वो कुछ इस तरह का है। 3 बराबर है 2x प्लस वाई। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका समीकरण है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको जो है आप ऐसे, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर ऐसे इंटरचेंज आप कर सकते हो। बस इनके चिन्ह नहीं बदलने चाहिए और इनके जो चर हैं वो भी नहीं बदलने चाहिए। ठीक है, बराबर है कि उस पार को पूरा का पूरा उठा के इस तरफ लिख सकते हो और बराबर है कि इस वाले को पूरा का पूरा उठा के उस तरफ लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो। आप इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करना चाहते हो ऐसे कर लो, पर मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता। मुझे चाहिए होता है चर वाले इस तरफ और दूसरा वाला इस तरफ। तो मैं इसको चेंज करूंगी, मैं यहाँ पर लिखूंगी 2x जमा में y बराबर है 3। तो देखो 2x था 2x ही रहा, y था y ही रहा, जमा का निशान है जमा का निशान ही रहा, 3 था 3 ही रहा, जमा का निशान था जमा का निशान ही रहा। तो चर चेंज मत करना और इनके साइन भी चेंज मत करना। अगर आप ये दो चीजें ठीक रखते हो तो आप इसको ऐसे भी रख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
अब हम ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं। जब तक हमें पॉइंट ही नहीं पता होंगे तो हम ग्राफ किस चीज का बनाएंगे, नहीं बना सकते। तो बस इसी समीकरण की मदद से हमने अभी कुछ पॉइंट्स जो है वो निकालने हैं, और उसके बाद हम इसका ग्राफ जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट निकालने के लिए भी बहुत इजी तरीका है, तो हम यहाँ पर सीखेंगे फटाफट से, और क्योंकि टाइम है हमारे पास, अभी काफी टाइम है। बस वैसे ही जैसे आपने किया था पिछले क्वेश्चन में, सेम वैसे ही करना है। एक का मान खुद से तय करो तो दूसरे का मान खुद ब खुद निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर x को खुद से इसका मान ज्ञात करूंगी, मतलब पुट करूंगी, और y की वैल्यू मेरे पास खुद ब खुद आती जाएगी। ये x है और ये है y। तो मैंने यहाँ पर पहले माना कि मान लो x बराबर है 0। मैंने यहाँ पर x 0 क्यों लिया, क्योंकि मेरी मर्जी, हम इसमें कह सकते हैं कि हमारी मर्जी है। अपनी मर्जी से हम यहाँ पर ले सकते हैं कब, पहला स्टेप, जो पहला स्टेप होता है उसमें उसमें हम अपनी मर्जी चला सकते हैं। तो अपनी मर्जी से मैंने x जो है वो 0 लिया है। तो x अगर 0 है, x अगर 0 है तो y कितना होगा, ये मैंने निकालना है। तो x मैंने 0 पुट कर लिया, x 0 पुट किया, तो यहाँ देखो ये था 2x जमा y बराबर है 3। x 0 हो चुका है, तो 2 का 2 हम लिखेंगे। 2 और x आपस में गुणा हो रहे थे, तो x की जगह पे अब हम 0 डालने वाले हैं, तो 0 मैंने लिख दिया। और y का y बराबर है 3। 2 की गुणा 0 में करो तो आ जाएगा 0 जमा y बराबर है 3, और 0 में y को जमा करो तो आ जाएगा y बराबर है 3, क्योंकि 0 में जिसको आप जमा करते हो वही आपका आंसर आता है। ठीक है, तो x 0 रखने पर मुझे y जो है वो 3 मिला। तो x 0 y 3। ठीक है, वैसे आप इसका अगला स्टेप करेंगे, वैसे आपने बस इसकी वैल्यूज निकालनी है। आपने 3 बिंदु निकालने हैं। तो पहली बार मैंने अपनी मर्जी चलाई, मैंने कहा कि मैं x को जो हूँ वो 0 लूंगी, तो मेरा आंसर आया 3। अगली बार मैंने सोचा कि मैं अपने x को 1 ले लेती हूँ, तो अब मैंने x को मान लिया 1। उसको आपने टेबल में भरते जाना है। ठीक है, जो आप चीज, जैसे पहले मैंने 0 माना तो मैंने यहाँ पर 0 लिखा, अब मैं 1 मान रही हूँ तो मैं यहाँ पर 1 लिखूंगी। टेबल में जरूर भरें, टेबल में नहीं भरोगे तो आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। x की वैल्यू 1 भर दी है, अब यहाँ से हम निकाल देंगे y की वैल्यू। तो 2x जमा y बराबर है 3। यहाँ पर देखो 2 गुणा 1, 1 क्यों, क्योंकि x की वैल्यू मैंने 1 ली है। 2 गुणा में 1 जमा में y बराबर है 3। 2 जमा y बराबर है 3। y की वैल्यू निकाले तो y यहीं पर रहेगा, और 3 मैंने कहा जो बराबर है के साथ होता है उसको बराबर है के साथ ही लिखना है। तो 3 माइनस 2 है ना, ये जाएगा इसके परे, 3 नहीं हिलेगा अपनी जगह से। 3 माइनस 2 किया तो y कितना आ गया, y बराबर है 1। तो जब आपने x की वैल्यू को 1 रखा तो y की वैल्यू भी आपके पास 1 ही आई। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब अगला आप करेंगे, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू को 2 लिया है, बताइए y की वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ पे मैंने आपको अपनी मर्जी नहीं करने दी, मैंने अपनी ही मर्जी यहाँ पर चलाई। तो x की वैल्यू मैं आपको कह रही हूँ कि आप 2 ही लोगे, 2 के अलावा आप कुछ नहीं ले सकते। तो आप मुझे बताओ अगर x 2 है तो y कितना आएगा, फटाफट से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर मुझे बताएं। x इस बार हमने माना है 2, अब इंतजार है कि y कितना होगा। मैम -1। वेरी गुड, -1। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ये है 2x जमा में y बराबर है 3, और 2 की जगह पे 2 ही रहेगा। x की जगह पे मैंने कहा कि आपको 2 ही लेना है तो आप 2 ही लोगे। y का y बराबर है 3, 2 दूनी होता है 4, 4 लिख दिया, जमा में y बराबर है 3। अब जब आप y की वैल्यू निकालोगे तो फिर वही बात, आप 3 को नहीं छेड़ सकते, आपको बराबर है कि बिल्कुल बाद में 3 है, तो बराबर है कि बिल्कुल बाद में 3 ही लिखना होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि आप ऐसी गलती ना करें। कुछ बच्चे ऐसा कर लेते हैं, 4 माइनस 3 कर लेंगे जल्दबाजी में कि बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, पर ऐसा नहीं करना है। जो बराबर है कि उस पार पहले से बैठा है उसको आप नहीं हिला सकते, उसको आप नहीं छेड़ सकते। 3 है तो पहले 3 ही लिखना होगा, उसके बाद जो करना है करो। ठीक है, y बराबर है 3, यहां से आया तो इसके पीछे जाएगा 4, कौन सा साइन लेके, यहाँ पर 4 जमा का था, पॉजिटिव था इसके पास, और यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस का साइन लेके ये आएगा। अब इसको माइनस कर लो, माइनस करेंगे तो 3 में से 4 सभी को पता है 3 में से 4 तो माइनस नहीं होता, तो 4 में से 3 को माइनस कर लो। जब हमने 4 में से 3 को माइनस किया तो उत्तर में तो 1 आया, y बराबर है 1 आया, लेकिन 3 और 4 में 4 बड़ा है,
जो बड़ा है उसका साइन देखो माइनस का है, तो इसलिए यहाँ पर भी माइनस का ही साइन आएगा, तो y बराबर है -1। ठीक है, तो यहाँ पर 2 रखने पर हमारे पास क्या वैल्यू आई, -1। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो आ चुके हैं, अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए ले लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई का ग्राफ बन रहा है। और तो मैंने ले लिया यहाँ पर ये एक्स एक्सिस और ये वाई। ऐसे ही ग्राफ बनता है ना, जब हमारे पास दो ये होते हैं, एक्स और वाई प्लेन होते हैं, तो ऐसा ग्राफ बनता है। एक्स वाई जेड होंगे तो एक लाइन यहां से आएगी, वो जेड की होगी। ठीक है, तो ये है आपका एक्स, ये है आपका वाई। एक्स का पॉजिटिव यहाँ को आएगा 1 2 3 4, और यहाँ पर रहता है 0, सभी का 0, एक्स का भी और वाई का भी। ठीक है, 0। और यहाँ पर आएगा -1, -2, -3, -4। किसके माइनस है ये एक्स के माइनस है। ये एक्स की पॉजिटिव वाली जगह है और ये एक्स की नेगेटिव वाली जगह है। ठीक है, एक्स नेगेटिव हम यहाँ लिखेंगे। वैसे ही वाई का होता है, तो वाई का पॉजिटिव जाएगा ऊपर को 1 2 3 4। अगर आपका ग्राफ आपको आता है बनाना तो आप खुद से भी बना सकते हैं, 1 2 3 4। और y का नेगेटिव कहाँ को आएगा, तो वो आएगा नीचे को। ठीक है, -1, थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं, -1 -2 -3 -4। तो अब देखिए ये है आपका y का नेगेटिव, ये y का पॉजिटिव। पहला पॉइंट जो आपके पास है वो कुछ इस तरह का है, 0,3। ठीक है, इसका मतलब है कि जो पहले लिखा है वो x का कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, और जो बाद में लिखा है वो y का निर्देशांक है। तो x का होना चाहिए 0 और y का होना चाहिए 3। किस दिशा में, पॉजिटिव में। मुझे कैसे पता लगा पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा है, 3 और यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो मतलब जमा का 3। ठीक है, तो अगर मैं देखूं x का 0, तो x का 0 यहाँ पर है ना, x का 0 जो है वो यहाँ पर है। और y का अगर मैं 3 देखूं तो 1 2 3, ये है मेरे y का 3। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा एक पॉइंट आ गया, उसको हम बोलेंगे 0,3। ठीक है, एक पॉइंट मेरा यहाँ आ गया 0,3। अगला पॉइंट देखें तो अगला पॉइंट हमारे पास है 1 और 1, मतलब x का भी 1 और y का भी 1। x का 1 है यहाँ पर और y का 1 है यहाँ पर, तो मतलब कुछ यहाँ जैसे मेरा ये बिंदु आएगा, x का भी 1 और y का भी 1। ठीक है, तो जहां पर भी ये दोनों मिलते हैं उसी को हम वो बिंदु मानते हैं। यहाँ से देखो, x के 1 से मैंने चलना शुरू किया, y के 1 से चलना शुरू किया, ये दोनों यहाँ पर टकराए, तो यहाँ पर मेरा पॉइंट लिखा जाएगा 1,1। अगला पॉइंट देखें तो अगला पॉइंट हमारे पास है 2 और -1, मतलब x का 2 और y का -1। x का 2 ढूंढिए कहां पर है, इसको हम ब्लैक कलर से बनाएंगे। x का 2 यहाँ है और y का -1 यहाँ है, तो यहाँ से हम नीचे को आएंगे, यहाँ से हम आगे को आएंगे, जहां पर दोनों टकराए वही इसका पॉइंट माना जाएगा। तो ये है हमारा 2,-1। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है, अब हमने इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिलाना है, तो मिला देते हैं। कुछ ऐसे जैसे ये मिलेगा अभी, क्योंकि ग्राफ नहीं है अच्छा तो इसलिए मेरा नहीं आ रहा पूरा, लेकिन आपकी जो है ये बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। ठीक है, आपकी जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। तो ये हमारा ग्राफ यहाँ पर बन चुका है। तो देखिए ऐसे ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए क्या है, अपने समीकरण को लीजिए, समीकरण में से x की वैल्यू को खुद मानते जाइए कि ये लूंगी ये लूंगा। ठीक है, और y की वैल्यू आपके पास आती जाएगी। जब आपके पास दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, दोनों निर्देशांक आ जाएंगे, तो उसको आपने फिर अपने अपने ग्राफ में ढूंढना है। तो अगर आपको ग्राफ समझ आ गया तो आप वाई टाइप कर सकते हो, अगर आप चाहते हो हम इसको अगली क्लास में भी पढ़े तो भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो हम ग्राफ के और 1 2 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ग्राफ का क्वेश्चन आता ही आता है। कोई भी पेपर ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको ग्राफ नहीं देखने को मिलेगा, ग्राफ आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम 1 2 क्वेश्चन कर लेंगे ग्राफ के, इसी प्रश्नावली के, क्योंकि अभी टाइम नहीं है ग्राफ बनाने के लिए, तो अभी कुछ और हम करेंगे 4 मिनट, इनको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, कोई छुट्टी नहीं आपको अभी हो रही। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हम करेंगे अगली क्लास में, अभी के लिए कुछ और कर लेते हैं। तो बस ये आपका ग्राफ बन चुका है यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ।
और एक बात अपने हमेशा याद रखनी है कि जो आपके रैखिक समीकरण होते हैं इनका जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा होती है, ठीक है। कभी भी आपका रैखिक जो आपका वो है रैखिक समीकरण है उसका ग्राफ आपका ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा, कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा। उसके जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा एक सीधी लाइन ही बनेगा, चाहे फिर वो ऐसे बने, चाहे वो ऐसे बने, चाहे वो ऐसे बने, जैसी मर्जी बने, पर लाइन हमेशा वो सीधी ही रहेगी। तो ये बात हमेशा याद रखें। ये एक कह सकते हैं कि इसका गुण है रैखिक समीकरण का कि उसके जितने भी आलेख बनते हैं वो हमेशा सीधी सरल रेखा ही बनती है, ठीक है। वो कभी भी ऐसे जिगजैग नहीं बनेंगे, वो कभी भी ऐसे नहीं बनेंगे कि पहले ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, नहीं। या तो ऐसा बनेगा तो ऐसा ही होगा, ऐसा बनेगा तो ऐसा ही होगा, सीधा होगा तो सीधा ही होगा, आगे को जा रहा होगा तो ऐसा ही होगा, ठीक है। ये आपने हमेशा याद रखना है। तो अभी कर लेते हैं थोड़े से क्वेश्चन हम 1 पॉइंट पूछ के जो पहले आए हुए थे, फटाफट से करेंगे, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, 3 मिनट है। चलो तो 3 मिनट में आप मुझे ये बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या आपने इसमें से ढूंढनी है। पहला ऑप्शन है वर्गमूल 16, दूसरा ऑप्शन है वर्गमूल 36, तीसरा मैम ऑप्शन सी है सीमा संख्या। 48 और चौथा ऑप्शन है वर्गमूल 64, ठीक है। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर है, बेटा माइक ऑफ कर दे, माइक ऑफ कर दे, ठीक है। आपके आंसर सभी के ठीक है पर माइक ऑफ कर दे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि हम सभी को पता है कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं जिनका वर्गमूल हम नहीं हटा पाते। 16 को अगर मैं हल करने की कोशिश करूं तो मेरे पास इसका वर्गमूल हटके आ जाएगा 4, क्योंकि 4 चौक 16 होता है। 36 को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मेरे पास आ जाएगा 6 6 के 36, क्योंकि इसका वर्गमूल 6 होता है। 64 का वर्गमूल हटाने की कोशिश करूं तो आ जाएगा 68 64, क्योंकि इसका वर्गमूल 8 होता है। लेकिन 48 का वर्गमूल जब मैंने हटाने की कोशिश की तो इसका वर्गमूल नहीं हट रहा, क्योंकि ये किसी का वर्ग ही नहीं है। तो जिसका भी वर्गमूल पीछा नहीं छोड़ता उसको हम अपरिमेय कहते हैं। जिनका पीछा इस वर्गमूल ने छोड़ दिया उनको हम कहेंगे कि ये सभी संख्याएं कैसी है, ये सभी परिमेय है, ठीक है। बाकी जितनी भी आपको दिख रही है वो है परिमेय, सिर्फ ये 48 क्या है, अपरिमेय। अभी देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। ये परिमेयकरण है, ये भी बहुत लंबा समय लेगा, 1 मिनट का है तो 1 मिनट का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलिए ये बताओ, ये आपका 1 मिनट का क्वेश्चन है, 1 मिनट में हो जाना चाहिए। 36 है, 36 की जो घात है वो 1/2 है। मैंने आपको सिखाया था कि किसकी घात 1/2 होती है, कुछ था वो लास्ट में भी हमने पढ़ा था, तो बताए इसका आंसर। 36 की घात अगर 1/2 है तो उसका मान क्या होगा। 12। 12 नहीं बेटा, 12 तो नहीं होगा। अगर मैं आपको बता दूं कि इसकी घात 1/2 होती तब तो आप इसका आंसर आराम से कर लोगे। हमने पढ़ा था कि वर्ग की घात होती है 2, वर्ग की जो घात होती है 2, और वर्गमूल होता है वर्ग का उल्टा, है ना। वर्गमूल होता है वर्ग का उल्टा। तो अगर मैं आपसे वर्गमूल की घात पूछूं तो कितनी होगी, वर्गमूल को अगर हम घात में लिखेंगे तो इसकी घात कितनी होगी। अगर वर्ग की घात 2 है तो वर्गमूल की घात कितनी होगी, फटाफट से बताएं। इसका उल्टा एक करो, बटा 1/2। तो इसका मतलब अगर 36 की घात 1/2 है तो यहाँ पर 36 का हमने वर्गमूल करना है, क्योंकि 1/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल 36, क्योंकि जब वर्गमूल घात बन जाता है तो 1/2 बन जाता है। 1/2 को घात से नीचे उतारो तो वो वर्गमूल बन जाएगा, ये चीज हमेशा याद रखें, ठीक है। तो अब बताएं, अब इसका आंसर बताएं, तो सभी इसका आंसर बिल्कुल सही बताएंगे। 36 का वर्गमूल 6, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 6। तो ये था आपके यहाँ पर एक नई चीज, वैसे तो पुरानी है, हम इसको पढ़ चुके हैं वर्ग और वर्गमूल में, पर आप थोड़ा सा भूल गए थे, तो ये आपका यहाँ पर रिवीजन हो गया। 1/2 का मतलब वर्गमूल, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास हमारे पास आखिरी क्लास बचती है, उसमें भी हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो लास्ट ईयर आए हुए हैं, ठीक है। तब तक के लिए सभी बच्चे अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, और सभी बच्चों को गुड नाइट एंड बाय बाय।